जी, मासूम दरिंदे का 5वां हिस्सा। आपको ये नॉवल सही तरह समझना है तो पहले 4 पार्ट्स भी देख लें, फिर इसके बाद 5वें पार्ट पे आइएगा। उस रात को सोनिया बेखबर सो रही थी, लेकिन किसी ने इतने ज़ोर से खटखटाया कि सोनिया की आँख खुल गई। आँखें मलती हुई उठी और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन फिर कोई उसी तरह पूरी तरह बेदार हो जाना पड़ा। ना वो टोनी था, ना उसका बाप, ना इमरान, ना होटल से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स। हेलो, अजनबी ने रिवॉल्वर उसे दिखाकर कहा। तुम कौन हो? अजनबी ने कहा, मेरे साथ चलो। सोनिया ने कहा, कहाँ चलना है? डाइनिंग हॉल में। सोनिया ने कहा, तुम कौन हो? वहीं मालूम हो जाएगा, जल्दी करो वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। सोनिया ने खामोशी अख्तियार की और उसके साथ चल पड़ी, और फिर डाइनिंग हॉल में पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि उनका अमरीकी घाघ भी दोस्त नहीं था, उसके साथ 3 और भी दिखाई दिए थे, और चौथा उसे डाइनिंग हॉल में लाया था। इमरान, टोनी और उसका बाप भी मौजूद था। उसका बाप अमरीकी से कह रहा था, देखें ज़्यादती है मिस्टर रग्बी, सरासर ज़्यादती है। तुम लोगों ने खुद ही ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। लड़की, तुम बताओ कि मेरे कैमरे से किसने रील निकाली? कैसा कैमरा और कैसी रील? मैं नहीं जानती। रील उसी वक्त निकाली गई थी जब डाइनिंग हॉल में टोनी मुझे लतीफ़े सुना रहा था। रग्बी ने टोनी से कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई मिस्टर रग्बी, ये सूरत ही से चोर मालूम होता है। रग्बी ने इमरान की तरफ हाथ उठाकर कहा, सिर्फ लड़कियों के दिल चुराता हूँ मिस्टर रग्बी। बकवास मत करो, रील मेरे हवाले कर दो वरना यहीं तुम सबों की लाशें पड़ी होंगी। देखो मिस्टर रग्बी, तुम दोबारा तस्वीरें ले सकते हो। टोनी का बाप बोला, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। अम्मा, कुछ भी नहीं होगा। रग्बी गुर्राया, एक बार लोशन लगने के बाद सब कुछ ज़ाया हो जाता है। तुम्हें फिल्म डेवलप करने का सलीका नहीं, टोनी के बाप ने कहा, और इल्ज़ाम हमें दे रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये वही रील नहीं थी। सुनो, वो पहले की ली हुई रील थी, मैंने उस पर नंबर और तारीख़ दर्ज की थी। कोई कुछ ना बोला। टोनी के बाप ने भी सर झुका लिया। मिस्टर रग्बी और उसके चारों सफ़ेद फ़ोम साथी इन्हें खूनख्वार नज़रों से घूर रहे थे। एक के हाथ में रिवॉल्वर भी था। रग्बी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इमरान के करीब आ खड़ा हुआ। इमरान पागलों की तरह उसे देख रहा था। तुम तो बहुत दलेर हो, टोनी के साथ निकल खड़े हुए थे, जबकि दूसरों ने इनकार कर दिया था। रग्बी ने इमरान को घूरते हुए कहा। थी ना बेवकूफ़ी की हरकत, इमरान ने खुश होकर बोला, लेकिन तुम मुझे फ़रेब नहीं दे सकते। लाओ निकालो वो रील, ख़राब हो गई तो दूसरी मंगवा दूँगा। इसके लिए आखिर इतना हंगामा क्यों? रग्बी ने शायद इमरान के मुंह पर घूंसा मारने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन ख़ुद उछलकर अपने एक साथी पर जा पड़ा। ख़बरदार, रिवॉल्वर वाले ने धमकी दी। बस रख लो इसे जेब में वरना पछताना पड़ेगा। रग्बी दोबारा इमरान पर झपटने वाला ही था कि इसका एक साथी बोला, इससे कोई फ़ायदा ना होगा। जिस पर शोभा हो उसे यहाँ से ले चलो। मुझे तो इसी पर शोभा है। रग्बी इमरान की तरफ हाथ उठाकर दाड़ा। चलो, रिवॉल्वर वाले ने इमरान की तरफ कहा। तुम खुद आकर ले चलो, सचमुच गोली मार दूंगा। वो गुर्राता हुआ आगे बढ़ा। ज़रूर, मैं भी अब ज़िंदा रहने के मूड में नहीं हूँ। मेरी बकरी पहले ही मर चुकी है, उसका सुख मनाने के लिए तो यहाँ आया था। जैसे रिवॉल्वर वाला करीब पहुँचा, इमरान ने उसके रिवॉल्वर वाले के पर हाथ डाल दिया। बेआवाज़ फायर हुआ और एक तस्वीरी फ्रेम का शीशा चूर चूर होकर फर्श पर आ गया। फिर रिवॉल्वर उससे हाथ के निकलकर टोनी के करीब जा गिरा, जिसे टोनी ने झपट कर उठा लिया। रग्बी टोनी की तरफ झपटा, लेकिन इमरान उन पर टूट पड़ा था और फिर अच्छी खासी जंग हो गई। रग्बी के चारों साथी इमरान पर टूट पड़े थे और टोनी रग्बी से उलझ पड़ा था, लेकिन रिवॉल्वर उसने सोनिया के हाथ में दे दिया था। अलबत्ता उसका बाप दीवार से जा लगा था। सोनिया की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसी हालत में फायर इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता था। दफतन किसी ने उसके रिवॉल्वर हाथ पर आहिस्ता से हाथ रख दिया और वो उछल पड़ी। ये उसका बाप था। उन्होंने उससे रिवॉल्वर लेकर जेब में डाल लिया। तुम्हारा अजनबी दोस्त ख़तरनाक साबित हो रहा है सोनिया के बाप ने खपकाती आवाज़ में कहा। इतनी देर में इमरान रग्बी के 2 आदमियों को बेकार कर चुका था। वो ऐसे गिरे थे कि फिर ना उठ सके। रग्बी टोनी को छोड़कर बाकी 2 आदमियों की मदद को पहुंचा। टोनी भी हाँफता हुआ दीवार से जा लगा। टोनी के नाक से खून बह रहा था। सोनिया लपक कर उसके करीब पहुंची और रुमाल से टोनी की नाक साफ़ करने लगी। मैं फिर कहता हूँ कि आदमियों की तरफ बात करो। दफातन उन्होंने इमरान की आवाज़ सुनी। अरे, तुम एक आदमी को काबू में नहीं रख सकते। रग्बी ने अपने साथियों को
गैरत दिलाई और वो दोनों जान की बाजी लगाकर इमरान पर टूट पड़े। इमरान ने एक को तो फौरी तौर पर झटक दी और दूसरे को फर्श पर लात मारकर उछाला तो उसका सर दीवार से टकराया और वो किसी मुर्दा छपकली की तरह फर्श पर लंबा लेट गया। फिर सोनिया ने रग्बी के हाथ में बड़ा रिवॉल्वर वाला बड़े फल वाला चाकू देखा। एक तरफ से रग्बी के साथी ने इमरान पर हमला किया और दूसरी तरफ से रग्बी ने चाकू का वार करना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे में सोनिया ने झपट कर रग्बी का चाकू वाला हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर टोनी को भी गैरत आई और वो रग्बी से चिमट गया। इतनी देर में उसका चौथा साथी भी कभी वही हशर हुआ जो बाकी तीन का हुआ था। सिर्फ रग्बी अपने पैरों पर खड़ा था, लेकिन वो इन दोनों के बस का तो नहीं था। इमरान चलना मैंने हैरत से देखता रहा, फिर आगे बढ़ के बोला, तुम दोनों हट जाओ, इसकी गर्दन तो हड्डी तोड़ दूँगा, इसको ज़िंदा रहने दो। टोनी का बाप जल्दी से बोला, अरे वाह जनाब, मैं तो इससे अब तो इस तरह कह रहे हैं जैसे मैंने इन चारों को मार डालो, अब इस तरह तो बदनाम ना कीजिए, इमरान ने कहा। और रग्बी के एक इतना ज़ोर का हाथ मारा कि रग्बी के हाथ से चाकू निकल गया। रग्बी हैमकों की तरह खड़ा इन्हें घूरे चाह रहा था। बताओ तुम लोगों ने कैसा हंगामा बर्पा कर रखा है। मैं तुम्हारे बाप का दुश्मन तो नहीं हूँ, रग्बी ने कहा। अलबत्ता तुम लोग ज़रूर उससे दुश्मनी कर रहे हो। हम दुश्मनी कर रहे हैं? शायद हमने इन्हें घेर कर गोलियाँ चलाई थी। तुम खामोश रहो टोनी, तुम लोग कुछ नहीं जानते। टोनी का बाप बोला, मुझे बोलने की इजाज़त है। सोनिया ने तल लहजे में कहा, लेकिन शायद मैं भी यही सवाल दोहराऊंगी। अच्छा तो सुनो बतख लो, अगर वो रेल ना मिली तो आधा यूरोप तबाह हो सकता है। रग्बी ने भर्राइया आवाज़ में कहा, बाकी आधे को मैं तबाह कर दूंगा, तुम लोग परवाह ना करो। इमरान बोला, अच्छा तो रील तुम्हारे पास है? मैंने तो नहीं कहा। मिस्टर रग्बी का बयान वज़न रखता है, यानी आधा यूरोप तबाह हो जाएगा। इमरान ने हम खाना अंदाज में सवाल किया, यकीनन ऐसे ही होगा। अच्छा तो पूरे यूरोप की तबाही में कितनी रीलों की ज़रूरत पेश आएगी? मैंने गलत नहीं कहा था, रग्बी हो रहा है। ये उन्हीं लोगों में से मालूम होता है। किन लोगों में से? जिन्होंने शरीफ आदमी को घेर कर फायरिंग की थी। रग्बी ने टोनी के बाप की तरफ इशारा किया। तुम अपने आदमियों की खबर क्यों नहीं लेते? सोनिया उसके बेहोश साथियों की तरफ देखकर बोली, अगर वो जिंदा हैं तो खुद ही उठ बैठेंगे। रग्बी ने लापरवाही से कहा, खुद ही नहीं बैठेंगे बल्कि स्ट्रेचर पे उठाए जाएंगे। इमरान ने संजीदगी से कहा, बेहतर है फ़ोन करके तिब्बी इमदाद बुला लो, इस सूरत में तुम जेल में होगे। रग्बी ने कहा, अगर तुमने रूल मेरे हवाले नहीं की तो मैं, और अगर रेल हवाले कर दोगे तो मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। देखो दोस्त, ख़ुसूसियत से मैं तुम्हारी किसी रील के बारे में नहीं जानता, एक मुसाफिर हूँ। ये दोनों बेहद परेशान थे, मैंने सोचा इनका साथ देना चाहिए, भला इनके निजी मामले से मुझे क्या सरोकार हो सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, टोनी के बाप ने रग्बी से कहा। तो फिर चौथा कौन हो सकता है? मैंने किसी को भी यहाँ नहीं देखा। तुम इस नामालूम आदमी को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो जिसने पिछली रात सोनिया को इतला दी थी कि हो सकता है वो या मुकीम दूसरे मुसाफिरों में से कोई और हो? और क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मुझे घेरने वालों ने तुम्हारे ही मुतालिक मुझसे पूछगछ की थी? इस शख्स के बारे में मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता। रग्बी ने इमरान की तरफ हाथ उठा कर कहा, तुम बकवास कर रहे हो मिस्टर रग्बी। सोनिया फिर आ गई। अपने बच्चों को तमीज़ सिखाओ, रग्बी बोला। ठीक है। उसी वक्त इमरान का दाना बाजू उसके बाएं शाने पर पड़ा और वो बाएं जानिब झुकता चला गया। फिर रग्बी भी अपने चारों साथियों की तरह बेहोश हो गया। शाबाश, सोनिया पुरमसर्रत लहजे में बोली, मुनासिब था, शुक्रिया। अरे सब क्या हो रहा है? टोनी और सोनिया का बाप बोला, लेकिन किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। अब इन पाँचों के लिए कोई माकूल इंतज़ाम होना चाहिए। बर्फ़ में दफन कर दें, टोनी ने कहा। भाई अभी ज़िंदा है, शायद अरसे तक ज़िंदा रहे। आखिर तुम क्यों मुझे फांसी दिलवाने के ख्वाहिशमंद हो? क्या इंतज़ाम किया जाए? किसी खाली कमरे में डालकर ताले लगा दो, इतनी देर में तुम्हारे पापा से दो बात हो जाए। मैं कुछ नहीं जानता, सोनिया के पापा ने कहा। पापा? सोनिया ने आंखें निकाली। अभी नहीं, पहले इनका इंतज़ाम होना चाहिए, इमरान बोला। इन तीनों ने मिलकर बेहोश आदमियों को एक खाली कमरे में पहुंचाया और फिर कमरा बंद कर दिया गया। इसके बाद कॉफ़ी का दौर चला। सोनिया का बाप बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसकी आंखों से खौफजदगी का इज़हार हो रहा था। सोनिया अपने बाप को घूर रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। कॉफ़ी नोशी के अख्ताम पर इमरान ने उन दोनों से कहा, तुम जाकर आराम करो, मैं ज़रा तुम्हारे अब्बू के साथ शतरंज खेलूँगा। ये नामुमकिन है, सोनिया बोली। और तुम खलूस से नियत से कोशिश करो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसे पापा के साथ शतरंज खेलने दो, पापा का भी दिल बहल जाएगा। और क्या टोनी, इस वक्त तुम भी ज़्यादा अक्लमंद मालूम हो रहे हो। अगर इन्होंने होश में आकर शोर मचाना शुरू कर दिया, सोनिया बोली, इन्हें भी खेल में शरीक कर लूँगा, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, बस जाओ। चलो उठो, मुझे सचमुच नींद आ रही है, टोनी सोनिया का हाथ पकड़ के बोला।
सोनिया का बाप बहुत खौफज़दा था, उसके चेहरे पे हमाइयाँ उड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे इमरान के साथ तना ना रहना चाहता हो, लेकिन आखिरकार वो दोनों ही उठ गए थे। सोनिया ने अपने कमरे के दरवाजे के करीब रुक कर कहा, मुझे तो अपने आंखों पर यकीन नहीं आया। इमरान हैरत अंगेज़ है। टोनी बोला, अब देखो पापा से क्या रहती है। अच्छा शब्बा खैर, क्या वाकई शतरंज खेलनी है? टोनी के बाप ने पूछा। नहीं, असल मामला तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत परेशान हैं, इन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। समझते नहीं तुमने मेरे दोस्तों के साथ मुनासिब बर्ताव नहीं किया। इमरान ने कहा, तुम्हारे दोस्त ना होते तो बाकी इन्हें बर्फ़ में दफन कर देता। तुम आज ही 3 आदमी कत्ल कर चुके हो। अफ़वाह मैं नहीं जानता हो कैसे मरे। टोनी कह रहा था कि तुम्हारे पास असल रिवॉल्वर है। गलत फहमी का इलाज तो अफलातून के पास भी नहीं। इमरान ने कहा, तुम मामलात को बग़ैर समझे दखल अंदाज़ी कर बैठे हो, इसलिए तो मामलात को समझना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ कि जब तुम्हें इल्म था कि तुम्हारे कोई दुश्मन मौजूद हैं तो तुम उस तरफ क्यों निकल पड़े? इस खबर की तस्दीक करना चाहता था और वो सचमुच यहाँ मौजूद है तो हमें सन्नाटे में घेरने की कोशिश करेंगे। बहुत खूब, ये तो ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है। वो हम गाफिल तो नहीं थे, हमारे साथी भी हमारी निगरानी कर रहे थे। तुमने 2 आदमी जो रग्बी के साथ देखे थे उसके साथी तो थे और तुम्हें लावारिस समझ कर नज़रअंदाज कर गए। इमरान ने कहा, नहीं, वो मेरा सुराग खो बैठे थे। बर्फ़बारी इतनी शदीद हो गई थी और फायरों की आवाज़ सुनकर तो छोड़ी भागे। तुम आखिर हो कौन और क्या चाहते हो? टोनी के बाप ने पूछा। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हमदर्द। काश तुम उस वक्त उनकी शक्लें देख सकते जब वो तुम्हारे लिए परेशान थे। हाँ, ये डी मोरा कैसे आदमी है? मैं उसे 20 साल से जानता हूँ। क्या ये मुमकिन है कि उसने सोनिया तक तुम्हारे दुश्मनों की मौजूदगी की इत्तला पहुँचाई हो? लेकिन मुझे हैरत है, वो इतना डरपोक आदमी तो नहीं हो सकता। उसने तुम्हें और टोनी को ताना जाने दिया था और सिर्फ गाड़ी हवाले की थी। नहीं, ये डी मोरा का अंदाज़ हरगिज़ नहीं हो सकता, वो बड़ा दिलेर है। फिर वो नकली डी मोरा होगा। इमरान आहिस्ता से बोला, मैं नहीं समझा। टोनी और सोनिया के बाप ने कहा, दुश्मनों ने तुम्हारे असली डी मोरा को गायब कर दिया होगा। पहली दफ़ा वो हंस पड़ा। लड़के, शायद तुमने बहुत ही घटिया किस्म के जासूसी नावल पढ़े। उसने इमरान से कहा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इमरान ने गुस्से में पूछा। मुझे सोचने दो। ज़रूर सोचो। और जेब में चिंगम का पैकेट टटोलने लगा। थोड़ी देर बाद सोनिया के बाप कोर्शियो ने कहा, सुनो, तुमने बेहोश कर दिया। वो मेरे हमदर्द हैं। तुम्हारी इस हरकत ने मुझे दुख पहुँचाया है। तुम्हारे हमदर्द तुम्हारी बेटी को रिवॉल्वर दिखाकर यहाँ लाए थे। इमरान उसे बगौर देखता रहा। उसके अचानक खामोश होने पर उसे घूरता रहा। अगर वो रील ना मिली तो मैं $2 लाख के खसारे में होऊंगा। गोरशो बिलाखिर बोला। मैं नहीं समझा। बच्चों ने तुमसे किसी आर्टिस्ट का जिक्र किया था जिसने एक रात मेरे कमरे में गुजारी थी। हाँ, शायद क्या था और उसकी लाश कुछ दिनों बाद बर्फ़ में मिली थी। हाँ, वही। और उसके बाद ही मुझ पर हमला हुआ था। हमला आवर नामालूम अफराद थे। दरअसल इस वक्त भी इन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की थी। आखिर क्यों? हम नहीं जानते तुम कौन हो सकता है तुम्हारे दुश्मनों के एजेंट हो। अगर वो तीनों लाशें गालिबन तुम्हारे दोस्तों की थी तो तुम उनके कत्ल का एतराफ़ करते हो। मैं किसी बात का एतराफ़ नहीं करता। इमरान ने कहा, बस करो। कोर्शियो हाथ उठाकर बोला, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकता। मैं कुछ पूछना भी नहीं चाहता। मेरा जहन तो इस नामालूम आदमी में उलझा हुआ है जिसने सोनिया को तुम्हारे दुश्मनों की इत्तला दी थी।